इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि जेवीएम जो है वो बीजेपी में विलय के लिए तैयार है। बाबूलाल मरांडी अपना चुनाव हार चुके हैं। झारखंड में बीजेपी के लिए बड़ी खबर, जेवीएम बीजेपी में विलय को तैयार। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आज सुबह की अगर बात है तो बाबूलाल मरांडी से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था सभी विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जेवीएम बीजेपी में विलय के लिए तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बीजेपी की अगर बाबूलाल मरांडी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर पार्टी से अलग हो गए थे, फिर जेवीएम बनाई और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जेवीएम बीजेपी में विलय के लिए तैयार। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। झारखंड विकास मोर्चा जो है वो बीजेपी में विलय के लिए तैयार है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अब जेवीएम के पास कोई विकल्प नहीं बचा है बीजेपी में शामिल होने के लिए। बीजेपी उनको पहले भी ये ऑफर कर चुकी है जेवीएम को कि बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले जेवीएम के 6 एमएलए जो है वो तोड़कर बीजेपी में आए थे। उन 6 के 6 एमएलए को बीजेपी ने टिकट दिया और वो जीते हैं। जो जेवीएम के अध्यक्ष है बाबूलाल अपनी दोनों सीटों पे चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के साख को बचाए रखने के लिए जो जेवीएम के पास विकल्प है वो अब बीजेपी में मर्जर का है और बीजेपी में उनकी बातचीत हो रही है। और खुद बाबूलाल मरांडी अपनी बातचीत कर रहे हैं पूरी पार्टी बीजेपी के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर है। संघ चाहता है कि बाबूलाल मरांडी की घर वापसी हो और उनको सम्मान पार्टी के अंदर जो है उनका सम्मान किया जाए, और साथ ही साथ उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उनको सरकार के अंदर उनकी भी भागीदारी हो। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि बीजेपी का जो कुनबा टूट गया था वो अब बढ़ता नजर आएगा झारखंड में भी। हाँ, यहां पे जेवीएम के कहा जा सकता है कि ये घर वापसी है। खैर, धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ है। धर्मवीर से मैं बातचीत करना चाहूंगा। धर्मवीर, क्या कहा जाए, ये क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? नहीं, इसमें कोई ये खबर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घटोर कर पानी पिएंगे, एक तरह से गंदा करके, जिसको कहते हैं ना तालाब को गंदा कर लेने के बाद पानी पीना, ये अब कोई मतलब नहीं रहा। अगर इनको करना ही था, घर वापसी करना ही था बाबूलाल मरांडी को, तो पहले से ही मर्जर की बात हो रही थी। बीजेपी ने भी इनको कहा था, कांग्रेस ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, एकला चलो की रणनीति पर वो चले थे। हालांकि आज जो भी है 6-7 सीट इनके पास है, ये भले ही दो अपने जो सीट है वो दोनों सीट हार गए, लेकिन ये जो बात है कि अब वो घर वापसी कर रहे हैं, ऐसी मुझे नहीं लगता है कि जैसे बाबूलाल जी से जो मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, मुझे नहीं लगता कि ये इस पे कोई दम है। आप जो बता रहे हैं कि यहां से खबर आ रही है कि इसमें कोई दम है, वहां से खबर आ रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस घर वापसी को लेकर कंट्रोवर्सी वैसे ज्यादा होगी नहीं। लेकिन झारखंड के नतीजे आ गए हैं, बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। हालांकि बीजेपी कल संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला करेगी। इस बीच सीएम की रेस में रघुवर दास का नाम सबसे आगे। पंद्रह साल के इतिहास में पहली बार झारखंड में किसी पार्टी को सत्ता की चाबी हासिल हुई है। बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री के नाम पर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। बुधवार को दोपहर 12 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें झारखंड के सीएम का नाम तय होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। आइए एक नजर देख लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री की दौड़ में किन किन नेताओं का नाम शुमार है। सीएम की रेस में सबसे आगे हैं रघुवर दास। मजदूर राजनीति से करियर शुरू करने वाले रघुवर दास संघ के करीबी माने जाते हैं और अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रघुवर दास राज्य के डिप्टी सीएम भी रहे हैं
और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इन्हें अर्जुन मुंडा का धुर विरोधी माना जाता है। सीएम के दौर में दूसरा नाम सुदर्शन भगत है, जो मोदी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। 45 साल के सुदर्शन को संघ का करीबी माना जाता है। सीएम के दौर में तीसरा नाम रविंद्र राय का बताया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सियासी सफर शुरू करने वाले राय फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोडरमा से सांसद भी हैं। मुख्यमंत्री के दौर में चौथा नाम जयंत सिन्हा का है। जयंत यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, जो हजारीबाग से सांसद हैं और मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। बहरहाल झारखंड का ताज किसके सिर सजता है, इसका फैसला तब ज्यादा आसान हो जाएगा जब बीजेपी ये तय कर ले कि मुख्यमंत्री आदिवासी या फिर गैर आदिवासी होगा। बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है। बीजेपी कार्यकर्ता आज खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे झारखंड में मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा है। खुशियों की बयार बहाना यहाँ चुनौतीपूर्ण है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ धर्मेंद्र सिन्हा, रांची, आज तक। जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, धर्मवीर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है। धर्मवीर, कौन सबसे आगे चल रहा है? जो नाम लिया जा रहा है वही, या कोई एक और सरप्राइज पैकेज भी है? देखिए निशांत, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब उत्सुक है ये जानने के लिए, सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे आगे जो है वो रघुवर दास का नाम है। ये मजदूर नेता है। जब टाटा कंपनी में ये मजदूर थे, मजदूरों की नेतागिरी करके ये आगे बढ़े। उसके बाद बीजेपी के 5 साल से लगातार 5 विधानसभा चुनाव ये जीते। डिप्टी सीएम रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से नवाजा, अमित शाह ने अपने टीम में रखा है, तो ये सबसे आगे है। इसके अलावा जयंत सिन्हा हैं, सुदर्शन भगत हैं जो राज्य मंत्री हैं, केंद्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, और एक रविंद्र राय हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भी विद्यार्थी परिषद के पुराने नेता हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा जो तय होना है वो दिल्ली में तय होगा। ये अमित शाह ही बता सकते हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी झारखंड का खट्टर कौन होगा। ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मैं आपसे पूछूंगा जरूर, ट्राइबल या नॉन ट्राइबल, यहाँ पर ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले झारखंड ने बीजेपी को चुन लिया है। 13 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब झारखंड ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। दिलचस्प बात यह है कि देश की कोई भी पार्टी इससे पहले ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह काम कर दिया और खुद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात की तारीफ की। बिहार से टूटकर अलग होने के बाद झारखंड की भौगोलिक रूपरेखा तो 13 साल पहले तय हो गई थी, लेकिन राजनीतिक रूपरेखा हमेशा धुंधली रही। ये पहला मौका है जब सूबे की जनता ने खुद को राजनीतिक रूप से साफ तौर पर चिन्हित किया है। किसी एक पार्टी को सत्ता संभालने का फरमान सुना दिया है और वो पार्टी बीजेपी है। पूरे कार्यकर्ता हमारे जोश में है और आज उसी खुशी में जश्न मना रहे हैं। और जश्न पूरे हिंदुस्तान में मन रहा। जिस तरह केंद्र में, दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उसी तरह हरियाणा में और महाराष्ट्र में बनी, उसी तरह झारखंड में और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनी। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ऐसा तब हुआ जब देश पर नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं। एग्जिट पोल में जितनी सीटें दिखाई जा रही थीं, बीजेपी को उतनी तो नहीं मिली, लेकिन इतनी जरूर मिल गई कि सरकार बनाने की सारी बाधाएं दूर हो जाएं। ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। ये मोदी लहर के बरकरार रहने का संकेत है। ये क्रम से सूबा दर सूबा बीजेपी के प्रसार का प्रमाण है। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। झारखंड में बीजेपी के बाद जेएमएम दूसरे नंबर पर रहा। कांग्रेस का बुरा दौर जारी रहा। अब चूंकि एक तरफ जनता परिवार को उठाया जा रहा है, इसलिए उस परिवार के नेता कह रहे हैं कि झारखंड में हार की वजह फूट है। हैरानी की बात यह कि उन्हें बीजेपी को 2-4 सीटें कम मिलने का आश्चर्य है, अपना सुपड़ा साफ होने का दुख नहीं। डिवीजन हुआ, वोट काफी सबको आए होंगे, रिजल्ट में तब्दील हुआ नहीं हुआ मैं तो अभिवाचन नहीं किया हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है। इसी बात को हम लोग आप देखिए होंगे कि पुराना जनता दल परिवार को इकट्ठा करना।
बीजेपी को उत्तरी और दक्षिणी झारखंड में एक जैसी कामयाबी मिली है, जबकि संथाल परगना में भी उसने जेएमएम को काफी पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 5 चरणों में रिकॉर्ड 66.47% वोटिंग हुई। इन चुनावों में बड़ी बात ये भी रही कि नक्सली यहाँ कुछ नहीं कर सके। इससे पहले कभी भी झारखंड में इतना मतदान नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी लोगों ने एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया। साफ है, जनता ने महसूस कर लिया कि खंडित जनादेश के भोगे हुए इतिहास को भुलाकर एक बार मोदी का साथ देना बेहतर है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। एक चीज जो सामने आई वो ये है कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि ये लहर जो चल रही है वो अभी भी बरकरार है। अमित शाह ये कहते हैं कि 4 राज्यों में हम जीत रहे हैं, बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो हमारा सपना सच हो रहा है। कांग्रेस या तो 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पर चली गई। क्या ये वाकई में लहर है? ध्यान से देखें इस रिपोर्ट। जो झारखंड अब तक खंड खंड जनादेश में जी रहा था, आज पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी के साथ खड़ा है। ये उसी जनादेश का जलसा है। झारखंड को फतह करने का बड़ा लम्हा है। लेकिन ये यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहना होगा, जिन्होंने झारखंड के बटे वोट बैंक को विश्वास के फिक्स डिपॉजिट में बदल डाला। और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। झारखंड में जब चुनाव प्रचार परवान चढ़ा तो मोदी सूबे की नब्ज टटोलने लगे। उन्होंने जनता को ललकारा, उनसे ही पूछा कि देश के सबसे अमीर सूबे की जनता गरीब क्यों है, उनकी तिजोरी के पैसे कोई नेता क्यों लूट रहा है और सालों से यह सिलसिला क्यों चल रहा है। परमात्मा ने किसी एक भूमि को सबसे अमीर बनाया है। परमात्मा ने किसी एक राज्य को सबसे अमीर बनाया है, तो उस राज्य का नाम है झारखंड। लेकिन एक अमीर राज्य को गरीब बनाया है। अमीर राज्य की जनता को गरीब बनाने का पाप किसी ने किया है तो लूट करने वाली सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि विकास और बेहतरी के लिए स्थायित्व को चुनना होगा। उन्होंने कांग्रेस को कोसा, सूबे में पिता पुत्र की राजनीति को तिलांजलि देने की अपील की। जनता यकीन करने को मजबूर हो गई। बीजेपी पिछले चुनाव से 23 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब हुई और उसका वोट प्रतिशत भी बढ़कर 30% हो गया। झारखंड का चुनाव परिणाम इस बात की तस्दीक करता है कि मोदी पर देश की जनता विश्वास करने लगी है। लोगों को यह एहसास होने लगा है कि दशकों पुरानी राजनीति को छोड़ने का वक्त आ गया है। इस लहर में देश की सबसे पुरानी और एक समय में सबसे बड़ी पार्टी लगातार डूबती जा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड बीजेपी के हाथों में है। जम्मू कश्मीर में वो दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत की औपचारिकताओं के बाद धर्मवीर हमारे साथ है। धर्मवीर, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मेरा छोटा सा सवाल है, अभी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, बहुत खुशी का दिन है बीजेपी के लिए, लेकिन जो आंकड़ा था, जो उम्मीदें थी, उससे ये बहुत कम है। सोचने वाली बात है या नहीं? देखिए निशांत, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। जाहिर तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं, लेकिन बीजेपी अगर ज्यादा सीटें नहीं जीती तो उसके पीछे वजह बीजेपी खुद है। क्योंकि इस जगह पे जहाँ पे ये जो इलाका है, जो झारखंड का इलाका है, यहाँ पे पिछले बार आप देखे होंगे कि झारखंड विकास मोर्चा के लोगों को तोड़ा गया, बीजेपी में शामिल हुए। ये लोग कौन थे? तो कोयला माफिया थे। तो ऐसे अधिकारी को सीट दी गई, टिकट दी गई जो कि कोयला की दलाली में वो संलिप्त रहते थे। तो ऐसे तमाम लोग थे। अगर बीजेपी अपने बलबूते यहाँ पे चुनाव लड़ती तो आंकड़ा कुछ और होता। निशांत, जमीन की आवाज बोल रहे हैं आप, उम्मीद है उन कानों तक पहुंची होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है, कहा है कि बहुत अच्छा हुआ। झारखंड की जनता को उन्होंने शुक्रिया कहा है, बधाई दी है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट कहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि पहली बार झारखंड में एक स्थिर सरकार आई है और इसके लिए वहां की जनता बधाई की पात्र है। झारखंड के लोगों के लिए
लोगों ने स्थिरता के लिए मतदान किया है। यह राज्य की ताकत को समझने के लिए जरूरी है। मैं झारखंड की जनता को बधाई देता हूं। ये आसपास जितने भी ग्राफिक्स हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। बीजेपी का क्या हाल है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हल्ला बोल उसका सवाल, क्या झारखंड जम्मू कश्मीर चुनाव में मोदी पास हुए? आप अपना जवाब एसएमएस कर सकते हैं 52424 पर। अगर आपका जवाब हां है तो 80 स्पेस Y लिखें, अगर आपका जवाब ना है तो 80 स्पेस N लिखें। क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। राजनीति का दूसरा नाम विकल्प है। खैर, कांग्रेस मुक्त भारत, इसको बड़े डंके की चोट पर उन्होंने कहा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। बहुत आगे तक जाए, कहां तक जाए, कौन कौन से राज्यों में जाए, उसके बारे में भी जिक्र किया। आइए देखते हैं। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में तो परिवार जैसा कुछ नहीं है, वहां नेताजी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है। और बिहार का चुनाव आने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। हर तरफ बीजेपी के लिए खुशी है, क्योंकि एक राज्य में नंबर 2 और एक राज्य में नंबर 1 सरकार बनाने जा रहे हैं। वहां पर दूसरे में अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन दूसरे राज्य की अगर बात की जाए तो वहां पे भी काफी खुशी है। तस्वीरें आपके सामने, जश्न है और फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है, वही चेहरा है जिसके नाम पर वोट बटोरने की कोशिश थी और मिले भी हैं। ये यहां पर खुशियों का आलम है। झारखंड और जम्मू कश्मीर की जीत के बाद बीजेपी खेमे में खुशी है। हर नेता ये बताने का दम भर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, जो उम्मीद थी उससे अच्छा है या खराब है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अभी एक साइकिल चल पड़ी है जीत की, तो इसको चलने दिया जाए। और अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की उमर अब्दुल्ला से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सारदेसा ने। आइए देखते हैं। शुक्रिया। ये बताइए, आपने कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको इंटरव्यू कहा था कि आप कोई एक सरप्राइज देंगे 23 तारीख को, लगता है वो सरप्राइज नहीं मिल पाया आपको? कहीं ना कहीं क्या आपको लगता था पहले से ही कि इस बार मेरा नंबर नहीं आएगा? नहीं, आप लोगों ने तो हमें अपने सर्वे में कितने सीट दिए? हमने सर्वे नहीं किया था, इसीलिए नहीं, हमने इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए सर्वे नहीं किया था। पहले तो कोई 10 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं था। आज हमारे 15 अपने हैं और 2 आजाद उम्मीदवार हैं जिनको हमने मदद की और जो जीते। तो 17 एमएलए हैं। तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है 17 जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है और मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ। यानी क्या आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 17 सीट, जो 28 सीट थी वो कम हो गई 17, और आप इसको एक तरह से अपनी जीत मान रहे हैं आज? मैं जीत तो नहीं कहूंगा। जीत होती तो
17 से ज़्यादा होता, लेकिन ये हार भी नहीं है। जिस तरह लोग कह रहे थे कि फ्लड के बाद हम मिट जाएंगे, हमारा कहीं पता नहीं दिखेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ख़त्म, मेरे जो अखबारों में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में कुछ कवर स्टोरियां चल रही थी कि दिस इज़ द एंड ऑफ उमर अब्दुल्ला, कोई एंड वेंड नहीं हुआ जनाब। हम अपनी जगह कायम हैं और एक मजबूत पार्टी के तौर पे हमने एक परफॉर्मेंस दिखाई है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप सरकार में अभी भी रह सकते हैं, क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा हूं, बीजेपी के 25, आपके 15 और आप कह रहे हैं 2 इंडिपेंडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, यानी आप 42 तक पहुंचते हैं। क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे, सरकार बनाएंगे? जब हम किसी का नंबर नहीं मिला रहे हैं, मैं किसी को फोन नहीं कर रहा हूं, कहीं से फोन आए नहीं है। अगर कोई हमसे बात करता है तो देख लेंगे, फिलहाल तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। नहीं, आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था आपने कहा किसी भी कीमत पर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब आप कह रहे हैं कोई फोन करेगा तो मैं जरूर बात करूंगा। अभी तक कोई फोन आया नहीं साहब, जब आएगा मैं अपने साथियों से बात कर लूंगा। यानी आप सब विकल्प अब खुले रख रहे हैं उमर साहब। आप एक तरह से राजनेता बन गए। भाई उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे बीजेपी के साथ में नहीं जा सकता, आप कह रहे हैं अगर फोन आए नरेंद्र मोदी का तो मैं बात करूंगा। बात करने में कोई एतराज नहीं है ना। बात करना और बात को कबूल करना, दोनों में फर्क है। बात करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यानी आप तैयार है बीजेपी एनसी गवर्नमेंट अगर हो जाए तो आप तैयार है ऐसे गवर्नमेंट में शामिल रहने के लिए? राजदीप साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी तक किसी ने हमसे बात नहीं की। मैं यहाँ से किसी से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा फोन घूमेगा नहीं, मैं तो नंबर मिलाऊंगा नहीं, कहीं और से फोन आ जाता है। बात करने में कोई एतराज नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज आपने जो कांग्रेस पर एक तरह से प्रहार किया है, कहा है कि कांग्रेस जो है अवसरवादी है, उनके लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन, हमेशा किसी के साथ भी जा सकती है, कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। क्या आप एक तरह से बीजेपी के करीब जा रहे हैं? कल भी आपने ट्वीट किया कि अटल जी को भारत रत्न देना चाहिए था। किसी के करीब नहीं। सुना आपने क्या कह रहे थे उमर अब्दुल्ला? सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला का यह बयान आ रहा है कि मैं किसी को फोन नहीं घुमाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे अगर फोन आएगा तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात मानना एक अलग चीज है। यानी कि सत्ता और राजनीति चीज ही ऐसी है। खैर, अभी तक जो बातचीत हुई, अभी तक जो चीजें आपने देखी, उससे एक चीज साफ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका कल फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में अमित शाह का बयान यह है कि अभी सारे विकल्पों पर चर्चा चल रही है, और महबूबा मुफ्ती का भी यही कहना है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि देखिए क्या होता है, हम तो सरकार में है नहीं, हम 6 साल अलग ही रहेंगे। लेकिन हल्ला बोल का आज का सवाल, क्या झारखंड जम्मू कश्मीर चुनाव में मोदी पास हुए? अगर आपका जवाब हां है तो 80 स्पेस देकर Y लिखें, अगर आपका जवाब ना है तो 80 स्पेस देकर N लिखें और SMS करें 52424 पर। जमकर SMS करें और बताएं आप क्या सोचते हैं।